बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमारी डिस्कशन चल रही थी चैप्टर नंबर 13 डिजिटल डिस्ट्रप्शन के ऊपर, और हमने सीखा था एडिक्वेसी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ आईसीटी प्रोसेस एंड कंट्रोल्स। क्या मतलब ये टॉपिक डिस्कस हुआ था? किसको उसको याद है? नहीं हुआ था? इस टॉपिक में क्या डिस्कशन हुई थी? आईसीटी का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये मॉडर्न बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एरियाज हैं। अब हमने ये सीखा था कि हमने इन प्रोसेसेस को, इन कंट्रोल्स को कैसे मज़ीद बेहतर बनाने। डिजिटल डिस्ट्रप्शन में ये बात बताई गई थी। सबसे पहले तो आपने आईसीटी प्रोसेस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रोसेस को असेस करना है कि आपके लिए इसमें से कौन सी चीज़ ज़रूरी है, कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर सिक्योरिटी, कंप्लाइंस वगैरह, प्रोसेस एफिशिएंसी, इसके अलावा यूज़र की सेटिस्फेक्शन। फिर आईसीटी प्रोसेस एंड कंट्रोल्स को इम्प्रूव करना। अब इम्प्रूव करने के लिए आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे? इम्प्रूव करने में आपके पास एक अहम चीज़ अब आ चुकी है, ऑटोमेशन। आप ऑटोमेशन को कंसीडर करेंगे, आप सिक्योरिटी कंट्रोल्स को मज़ीद इन्हेंस करेंगे, मज़ीद बेहतर बनाएंगे, और ट्रेनिंग एंड सपोर्ट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। जाहिर है, एक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अगर आपके पास लगी हुई है, आईसीटी पर अगर आप लोग काम कर रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास उसका स्टाफ मौजूद नहीं है और आप उस पर काम कर सकते? क्या ऐसा पॉसिबल है? आपके पास उसका स्टाफ होना ज़रूरी है। तो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे अपनी ट्रेनिंग के ऊपर, हम लोग इन्वेस्ट करेंगे उससे रिलेटेड सपोर्ट के ऊपर, हम लोग सिक्योरिटी कंट्रोल्स के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे कि हमारा आईसीटी, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड रहे। और रेगुलर ऑडिट एंड असेसमेंट। ऑडिट एंड असेसमेंट से मुराद क्या है यहाँ पर? ऑडिट एंड असेसमेंट से क्या मुराद है यहाँ पर? क्या ऑडिट कर सकते हैं? सवाल सोचें। बिग डेटा में क्या मतलब? ऑडिट और असेसमेंट यहाँ पर कैसे? ऑडिट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को वेरीफाई करना, टू वेरीफाई। जेनेरिक लफ्ज का मतलब बता रहा हूं, ऑडिट का मतलब है वेरीफाई। ऑडिट एंड असेसमेंट आईटी में कैसे हो सकता है? आप लोगों को पता है कि आजकल फर्म्स में आईटी ऑडिट, आईटी एडवाइजरी करके भी एक डिपार्टमेंट्स आ गए हैं, जहां पर सीए ट्रेनीज की इंडक्शन होती है। तो करंटली मैं जहाँ का ऑडिट कर रहा हूँ, हम लोग लीगल, टैक्सेशन और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के ऑडिट देख रहे हैं, लेकिन हमारी फर्म से एक टीम गई है आईटी की, जो कि वहाँ पर आईटी के ऑडिट्स देख रही है। अब आप लोग वो बच्चे हैं जो आईटी पढ़े हुए हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं आईटी के ऑडिट में क्या देख लेंगे? किस तरह के कंट्रोल्स? के गेट पास बन रहा है नहीं बन रहा है, इस तरह के कंट्रोल्स। एक्सेस कौन कौन कर रहा है? आईओटी जैसे कि कोई एग्जांपल, कोई भी भले। एक फैक्ट्री है, उसमें एक मशीन है, उसमें एक आईओटी डिवाइस लगी होगी, तो हम लोग क्या ऑडिट करेंगे कि वहां से जो डेटा जनरेट हो रहा है, क्या वो सही डेटा यहाँ पर पहुंच रहा है। अब ये ऑडिट मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं लीगल और टैक्सेशन का ऑडिट करूँ। ये काम कौन करेगा? आईटी ऑडिट। सही है। और एक मुझे पता चला जवाब कि हम ये चेक करेंगे यूजर के ऊपर कंट्रोल्स कितने लगे। और कोई? सर, डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड लॉज वगैरह हमारे पास एप्लीकेबल या रिकॉर्डेड है या नहीं है? मिसाल के तौर पे जिल जो कैप्री सोप बनाता है, उसके पास पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मेजॉरिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रीमियर करता है। अब उनके पास सब दुकानों का डेटा है, दुकानों का डेटा भी। सिनेरियो आपके एग्जाम में आएगा, ये पहले नहीं आया, आपके पास आ सकता है कि एक लिस्टेड कंपनी है, उसमें उनके पास उनके सारे शॉप्स का डेटा मौजूद है। तो अब आप बताइए कि ऑडिट के दौरान आप क्या देख सकते हैं, क्या रिस्क है? क्या सिक्योरिटी के? सिक्योरिटी क्या मतलब? कोई मेरी बिल्डिंग में घुसकर पैसे चोरी कर लेगा, डेटा चोरी कर लेगा। कैसे चोरी कर सकता है? बिल्डिंग में घुस के कोई मेरे सॉफ्टवेयर को हैक कर कर डेटा चोरी ना कर ले, कहीं मैं उस डेटा का गलत इस्तेमाल ना कर लूं, और फिर उसकी वजह से क्या होगा? लॉस। जाहिर है, जब मैं लॉस की नॉन कंप्लायंस करूंगा तो मेरे ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से पेनल्टीज लग रही होंगी। सिनेरियो समझ में आ रहा है? ऑडिट और असेसमेंट के अंदर आप लोग क्या चीजें इवेल्युएट कर रहे होंगे? तो कोई नई बात नहीं पढ़ रहे होंगे आप, जो आप पढ़ के गए वही चीजें देख रहे होंगे। फिर इसके अलावा इवेल्युएटिंग द आरओआई ऑफ
आईसीटी इन्वेस्टमेंट्स। आरओआई का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने एक टेक्नोलॉजी के ऊपर 100 रुपए इन्वेस्ट किए। मैंने याद है पहले क्लास में एग्जांपल दी थी ब्लैक रॉक की, तो उन्होंने जो अपने पास एक सिस्टम लगाया हुआ है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। मैंने आप लोगों को एक वीडियो शेयर की थी ब्लूमबर्ग के टर्मिनल की, और उसमें याद है वो कॉस्ट बता रहा था बंदा, कितनी आ रही थी कॉस्ट? बिलियंस में तो नहीं थी खैर, वो 8 लाख डॉलर पर पर्सन थी, कोई ऐसे थी, 6 लाख डॉलर पर पर्सन वो कॉस्ट बेयर कर रहे थे। तो मुझे पता है अगर वो 6 लाख डॉलर की कॉस्ट बेयर कर रहे हैं पर पर्सन, तो जब वो रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो क्या वो अपनी इस कॉस्ट के बदले रिटर्न नहीं देखेंगे? कि मैं 6 लाख रुपए पर पर्सन अगर लगा रहा हूं तो मुझे रिटर्न पर पर्सन 6 लाख रुपए से ज्यादा अगर नहीं मिल रहा होगा, तो क्या मैं स्टिल वो टेक्नोलॉजी रखूंगा अपने पास? तो यहां पर भी वो आपसे यही कह रहा है कि आपने इवेल्युएट करनी है क्या चीज? आरओआई ऑफ आईसीटी इन्वेस्टमेंट्स। यानी कि अगर आप अपने अगर आप आईसीटी के अंदर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो आपने रिटर्न को भी इवेल्युएट करना है कि क्या मुझे सफिशिएंट रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और ये इवेल्युएशन क्या हम सिर्फ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इस टेक्नोलॉजी में करेंगे या दुनिया में किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर करते हैं? सवाल है मेरा आपसे, दुनिया में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करता हूं मैं, तो क्या मैं आरओआई को इवेल्युएट नहीं करता या सिर्फ आईसीटी में करूंगा? दुनिया में करते हैं। तो आईसीटी में करना कोई नया काम नहीं है, जस्ट उसने आपको याद दिला दिया कि देखो जैसे पूरी दुनिया में आरओआई तुम निकालते हो, ऐसे ही यहां पर भी निकाल लेना। अब आरओआई कैलकुलेट करते हुए आप किन किन चीजों को कंसीडर कर सकते हैं? डिटरमाइनिंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट of ICT investments involves assessing both the financial and non-financial benefits derived from implementing new technologies. Key considerations में आप किन किन बातों को कंसीडर करेंगे? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, समटाइम्स आप इसको सीबीए के नाम से भी देख रहे होंगे। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, 6 लाख रुपए लगाए तो उसके बदले मुझे बेनिफिट कितना हो रहा है? 6 लाख के बदले कम से कम कितना होना चाहिए? 6 लाख से ज्यादा ही होना चाहिए, 6 लाख से कम फायदेमंद नहीं। कंपेयर द कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग आईसीटी सिस्टम्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग विद द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, कि अगर मैं ये कॉस्ट बेयर करता हूं तो मुझे उसके बदले बेनिफिट्स कितने मिल रहे होंगे। दिस एनालिसिस हेल्प्स इंश्योर दैट आईसीटी इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड टेंजिबल वैल्यू टू द बिजनेस। Measuring productivity gains, calculate how much time and resources are saved due to improvements in ICT process. Increased productivity can lead to higher output, reduced labor cost and improve profitability. अब कुछ जगह पर आपको लग रहा होगा कि सर मेरी जेब में एडिशनल कुछ पैसे आ नहीं रहे, लेकिन अगर ये इन्वेस्टमेंट करने से मेरी जेब से कोई खर्चा बच रहा है तो क्या वो मेरा बेनिफिट नहीं है? दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक या तो मेरी जेब में 100 रुपए आ रहे हैं या 100 रुपए का खर्चा जो होना था वो बच गया। क्या दोनों मेरे लिए बेनिफिट नहीं है? कैफ 5 के अंदर इसको नाम देते हैं रेलेवेंट कॉस्ट का। क्या नाम देते हैं? रेलेवेंट कॉस्ट का। रेलेवेंट कॉस्ट इसी को कहते हैं कि या तो मेरी जेब में कोई एडिशनल पैसे आ जाएं या मेरी जेब से कोई खर्चा होना था वो खर्चा बच जाए। किसकी वजह से? आईसीटी की इन्वेस्टमेंट करने की वजह से। यानी कि अगर मैंने, अब एक एग्जांपल देता हूं, मैंने अपने पास आईसीटी नहीं लगाया हुआ था, आईसीटी नहीं लगाया हुआ था, तो मैं अपने लेबर्स को लेट से पे करता था 1 लाख रुपए हर महीने। मैंने आईसीटी लगा लिया तो मेरे 1 लाख रुपए की लेबर कॉस्ट 50,000 पे आ गई। तो आप लोग क्या बोलेंगे, ये 50,000 रुपए जो बचे हैं, क्या ये आईसीटी की वजह से बचे हैं या नहीं बचे? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ measuring productivity gains. Assessing strategic value. Consider the long-term strategic value of ICT investments such as enhanced customer engagement, improved market positioning, and ability to innovate. Strategic ICT investments may not yield immediate financial returns but can create a competitive advantage over time. क्या ये जरूरी है कि मैंने आज इन्वेस्टमेंट करी, कल से मेरे पास रिटर्न आना शुरू हो जाए? बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो शुरू में लॉस बेयर कर रही होती हैं। मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या जरूरी है कि मैंने अगर आज 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट की तो कल 150 रुपए मेरी जेब में आए? ऐसा कहीं लिखा है? ऐसा कहीं होता है? नहीं, बहुत कम ऐसा होता है।
सिमिलरली आपने यहां पर भी आईसीटी की स्ट्रेटेजिक वैल्यू देखनी है या किसी भी टेक्नोलॉजी की, कि अगर मैं ये टेक्नोलॉजी अपने पास लगाता हूं तो इसको लगाने से मेरे पास फौरन से रिटर्न नहीं आ रहा, आता भी नहीं है, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में मुझे एक कंपैरेटिव एडवांटेज मिल रहा है। व्हाट इज कंपैरेटिव एडवांटेज? कंपैरेटिव एडवांटेज इज लाइक दैट, एक है आपके पास लेट्स से कोका कोला, जिसके पास बड़े बड़े सप्लाई चेन के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। उसके बरक्स आपके पास एक छोटी कोई कंपनी है जिसने अभी रिसेंटली अपनी एक कोई ब्रांड लॉन्च किया है, तो क्या कोका कोला का एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है कि उसके पास इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टमेंट्स मौजूद है? इसे क्या कहते हैं हम लोग? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उसके पास वो चीज नहीं है, मेरे पास है, तो अल्टीमेटली कस्टमर किसके पास जाएगा? मेरे पास आ रहा होगा। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ ROI, और इसके साथ साथ इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि बस आपने एक बार इन्वेस्टमेंट की, ROI निकाला, कहानी खत्म। आपने टाइम टू टाइम ROI को इवेल्युएट करते रहना है, असेस करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है। हो सकता है किसी पॉइंट पर आकर आपकी ये ROI जो है वो कम हो जाए, हो सकता है खत्म हो जाए। तो अगर ये खत्म हो गई तो क्या स्टिल आप ICT में इन्वेस्टमेंट रखेंगे? नहीं रखेंगे। और टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत जल्दी ऑब्सोलीट होता है। एक बैंक था US का गालिबन, वो सिर्फ फंड करता था ये जो IT के स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं ना इनको, तो जब ये IT के स्टार्टअप्स वगैरह को फंड कर रहा होता था तो इस सिचुएशन के अंदर ओके, तो हमारी डिस्कशन चल रही थी किसके ऊपर? हम लोगों ने ROI की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते रहेंगे, ये बात हमारी हो गई, ठीक है। अब एक आखिरी छोटा सा टॉपिक विच इज अबाउट इंपैक्ट ऑफ डिजिटल डिस्ट्रप्शन। डिजिटल डिस्ट्रप्शन का इंपैक्ट किसके ऊपर? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के ऊपर। सर, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के ऊपर किस तरीके से ये डिजिटल डिस्ट्रप्शन इफेक्ट कर रही है, इस पर हमारी बात हुई थी, मैंने आप लोगों से आपकी राय ली थी, बताइए। और आपको वही चीजें यहाँ पर मिलेंगी जो आप लोगों ने बताई थी। ऑटोमेशन किस तरह से, थोड़ा सा स्पेसिफिक ताकि आप सवाल में एक्सप्लेन कर सकें। ऑटोमेशन किस तरह की, कैसे बन रही होती है? रियल टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं ऑटोमेटिकली। जो इन्होंने बात कही, इन दोनों की बात साथ है कि पहले के दौर में क्या होता था कि मैं जाता था और मैं जाकर एक एंट्री रिकॉर्ड करता था, वही जर्नल के अंदर, फिर जनरल लेजर बनता था, फिर आखिर में TB बनता था, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहीं एक गलती हो गई तो सब कुछ दोबारा से। लेकिन अगर आज के दौर में ERP में कोई गलती होती है ना, तो इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि आप बैक एंड पे जाकर उस एंट्री को चेंज कर सकते हो। अक्सर सिस्टम के अंदर, अब सुनना मेरी बात, यहाँ पर IT वाले बताएंगे कि क्या चेंज करने का ऑप्शन होना चाहिए? क्या चेंज करने का ऑप्शन होना चाहिए? अगर एक एंट्री रेवेन्यू क्रेडिट रिसीवेबल डेबिट 200 रुपए से चेंज करने का ऑप्शन हुआ, क्या रिस्क है? कोई भी चेंज, मतलब किसी को दे दें चेंज करने का इख्तियार, क्या मिसयूज करेगा? क्या मिसयूज करेगा? सर, रेवेन्यू ज्यादा रिकॉर्ड कर सकता है, समझे मेरी बात। पहले जब मैं ऑडिट रिस्क पढ़ाता था ना, तो मैं ये बोलता था कि रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या रेवेन्यू बढ़ाने का तरीका सिर्फ यही है कि मिटाकर रेवेन्यू को 10,000 कर दो? नहीं सर, आज के दौर में रेवेन्यू बढ़ाने का तरीका ये नहीं है। आज के दौर में रेवेन्यू बढ़ाने का तरीका क्या है कि आप नहीं, वो नहीं मेरा मतलब है कि आप बुक्स नहीं छेड़ सकते। आप क्या करोगे? आप डायरेक्ट ERP सॉफ्टवेयर के अंदर जाकर उसको एडिट करोगे और चेंज कर दोगे। तब IT वाले आए और उन्होंने बोला कि हम लोग ये ऑप्शन ही खत्म कर देंगे। ERP के अंदर मेजॉरिटी, अब तक जितने सिस्टम मैंने देखे हैं, आप एक एंट्री को रिकॉर्ड कर लो तो उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर मॉडिफाई करना है तो आपको CFO की अप्रूवल चाहिए। अगर आपको मॉडिफाई करना है तो CFO की अप्रूवल चाहिए। या अगर आपको लगता है कि इसमें कोई एडजस्टमेंट है तो वो आप एडजस्टमेंट अलग से पास कर दो, डेबिट क्रेडिट करके, लेकिन आप उसको एडिट नहीं करोगे। क्योंकि सोचो जरा, अगर एडिट करने का ऑप्शन दे दिया तो रिस्क क्या है कि कोई एडिट कर देगा, सही है, कोई एडिट कर देगा। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से बंदे ने किस किस को कितनी दफा एडिट किया?
ऐसे तो ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तभी ईआरपी के अंदर एडिट करने का ऑप्शन होता ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने रूटीन टास्क को ऑटोमेट कर देंगे। और अगर मैंने इसके साथ एक और बात लिंक कर दी, और वो बात क्या है, वो बात ये है कि अगर हमने इन ऑटोमेटेड टास्क में कुछ छेड़खानी करनी है तो इसके लिए आपको हायर अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। ये मैंने क्या बताया आप लोगों को, ये मैंने क्या बताया, ये मैंने जवाब दिया है किस सवाल का, मुझे सवाल बताएं। रिस्क क्या है अगर आप ये चीज अलाउ कर दें, और इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। कुछ समझ में आया कि अगर मैं आपसे पूछूं रिस्क क्या है और हम इस रिस्क को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, मिटिगेट कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा रियल टाइम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमारे पास हो रही होगी, प्लस कंप्लायंस एंड ऑडिट एनहेंसमेंट। मैंने आप लोगों को इसकी एक एग्जांपल दी थी फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। ये एक बहुत बेहतर एग्जांपल इस वजह से कि आगे चलकर आप लोग पढ़ भी रहे होंगे सीफैप लेवल के ऊपर, और बैंक्स के अंदर ही अप्लाई होती है। बैंक्स के अंदर एक लिमिट होती है, मैंने बताया था, और अगर आप उस लिमिट से ज्यादा की ट्रांजैक्शन करेंगे तो अल्टीमेटली वो ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट कर देगा किसके पास, अथॉरिटीज के पास। कौन सी अथॉरिटी, क्या अथॉरिटी, वो सब लॉ की बातें हम ये नहीं पढ़ रहे, हम उस आईटी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो पहले के दौर में कैसे होता था ये काम, पहले के दौर में एक बंदा होता था और वो बंदा बैठकर एक एक ट्रांजैक्शन को देख रहा होता था। तो क्या रिस्क है कि उससे ट्रांजैक्शन मिस हो जाएगी, बिल्कुल मिस हो जाएगी। तो हमने उस रिस्क को खत्म कैसे किया, हमने उसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमने डिजिटल डिसरप्शन डाल दी, ताकि ऑटोमेटिकली अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी आए तो वो रिपोर्ट हो जाए अथॉरिटी के पास। यूएस के अंदर एक स्कैम हुआ था, काफी टाइम पुरानी बात है, आई डोंट नो मैंने आपको बताया या नहीं बताया। एक बंदा था, वो एक बैंक में नौकरी करता था। आप लोगों को मालूम होगा कि सबके अकाउंट्स में ये जो $0.01 $0.1 इतने अमाउंट होते हैं, क्या कभी हिसाब करते हैं हम इसका, सेंट्स, हम कभी इनका हिसाब करते हैं, हम नहीं करते। तो ज़ाहिर डॉलर्स में भी नहीं होता इनका कोई हिसाब वगैरह। कोई नहीं देखेगा कि मेरे अकाउंट में 1000.1 पड़े हुए, क्या बोलेंगे सब, $1000। सही है। एक होशियार आदमी था, वो बैंक में नौकरी करता था, उसने पता है क्या किया, जितने भी अकाउंट्स थे उन सब के अकाउंट से जो सेंट्स वाला अमाउंट होता है ना, इसमें से थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकाल कर अपनी बहन के अकाउंट में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। उस टाइम पर ये आईटी वगैरह नहीं होता था, ना इतने कंट्रोल्स वगैरह होते थे, पुरानी बात है बहुत। वो ये रोजाना करता रहा करता रहा करता रहा, आखिर में उसने कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपनी बहन के अकाउंट में जमा कर लिए। पकड़ा कैसे गया वो बंदा पकड़ा कैसे गया, किसी ने कंप्लेन की या कोई आईटी सिस्टम था उसने बताया। सर एक चाचा थे, वो चाचा ने वो क्या रखा हुआ था, एक एक चीज का हिसाब, एक एक पाई का हिसाब, कि मेरे अकाउंट में $99.01 थे, मैंने इतने की ट्रांजैक्शन की तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस इतना होना चाहिए। इतने हिसाब किताब वाले आदमी थे। जब वो एक दिन बैंक गए, उन्होंने जाकर पूछा मेरे अकाउंट का बैलेंस कितना है, तो उनको पता चला कि लेट से 990। उन्होंने बोला मेरे अकाउंट में तो 991 होने चाहिए। बैंक वाले ने बोला यार आपसे कोई गलती हुई होगी, ये बैंक वाला सीरियस थोड़ी लेगा। बोला यार हमारे सिस्टम ज्यादा अच्छा है आपका हिसाब। उन्होंने बोला नहीं मेरी गलती नहीं है, तुम अपने सिस्टम को चेक करो। उन्होंने चैलेंज किया बाकायदा, और जब सिस्टम को ऑडिट करवाया गया तो उसकी बहन के अकाउंट से कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स निकले। किस वजह से, ये कंट्रोल मौजूद नहीं। अगर ये आईटी मौजूद होता, डिजिटल डिस्ट्रप्शन होती, ये आईटी के कंट्रोल्स मौजूद होते, तो क्या वो ऐसा काम कर पाता, नहीं कर पाता। क्योंकि जैसे ही वो ऐसी कोई ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करता, फौरन से उससे क्या सवाल किया जाता कि ये ट्रांजैक्शन कौन इनिशिएट कर रहा है, कैसे हो रही है, उसको ऐसे किसी बात का जवाब नहीं देना पड़ा। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी रोल्स। सर आज के दौर में जितने भी डिसीजंस हो गए या मैं कोई स्ट्रेटेजी डिजाइन कर रहा होता हूँ, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। मैं प्रैक्टिकली अपना बताऊँ तो जब भी किसी कंपनी का ऑडिट शुरू होता है, कोई भी मेरा असाइनमेंट शुरू होता है, तो मैं अपने एआई पे जाता हूँ और एक पूरा समझें एक चैट बना लेता हूँ उसके साथ कि मैंने क्या काम करना है अब तुम्हारे साथ। मैं बताता हूँ उसे कि मेरी इस कंपनी का ऑडिट लगा है और ये मेरा हेड है, मुझे इस पर ये काम करना है, सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन तो उसे मैं ट्रेन कर देता हूँ। फिर उस हवाले से वो मुझे चीज़ें बता रहा होता है कि आप ये चीज़ें कर सकते हो, ये काम कर सकते हो, ये देखते हुए कि मैं उनकी कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ब्रीच ना करूँ, ये सब कुछ देखते हुए। तो बताने का मकसद ये है कि जब से डिजिटल डिस्ट्रप्शन हुई, उससे फ़ायदा क्या हुआ,
उससे फायदा ये हुआ कि आपके लिए ये वाले काम भी आसान हो गए, डिसीजंस लेना, डेटा एनालिसिस परफॉर्म करना आपके लिए क्या हो गया, आसान हो गया। स्किल ट्रांसफॉर्मेशन एंड वर्कफोर्स एवोल्यूशन, डिजिटल डिस्ट्रप्शन इज रीशेपिंग द स्किल्स एंड वर्कफोर्स। ये वो बात है जिस पर बहस होती रहती है कि एआई आएगा और हमारी जॉब्स खा जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया कि जॉब्स खत्म नहीं करेगा बल्कि जॉब्स रिप्लेस कर देगा। तो पहले अगर हमें जरूरत पड़ती थी जो बंदा हाथ से कुर्सी बना सकता है, तो अब हमें उस बंदे की जरूरत नहीं है, बल्कि एक ऐसा बंदा चाहिए जो उसकी मशीन को ऑपरेट कर सके। फिर हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो उस मशीन की रिपेयरेंस कर सके। फिर हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो उस मशीन के साथ क्या कर सके, उसको बना सके। उस मशीन के लिए अगर कोई लेट से खराबी आ जाती है तो उसमें ऑल्ट्रेशन क्या करनी है, ये सारी चीज़ों के लिए हमारे पास बंदे मौजूद होने चाहिए। तो अगेन मेरा सवाल आप लोगों से, क्या जॉब्स खत्म हो जाएंगी? नहीं सर, जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगी। ये था आपके पास ओवरऑल डिजिटल डिस्ट्रप्शन के हवाले से डिस्कशन। इसमें जो नीचे पैराग्राफ में बातें लिखी हैं वो यही वाली बातें बस अंग्रेजी में लिखी है, हमने उर्दू में डिस्कशन की है। उम्मीद है आप लोग एक बार रीड जरूर कर लेंगे, इस पर हमारी डिस्कशन हो चुकी है। इसमें से नहीं है, उसमें से सवाल आ सकता, क्वेश्चन बन सकता, लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि इसमें से अलग से आ सकता है। कुछ चैप्टर्स जो इससे पहले आपने पढ़े जैसे कि 12 और 11, इनमें से इंडिपेंडेंटली सवाल नहीं आ सकता। इंडिपेंडेंटली वो आपसे इनमें से सवाल नहीं पूछ सकता, वो किसी के साथ पूछ सकता। और कोई सवाल? किसी का कोई सवाल नहीं। यहां पर आकर हमारा दूसरा पोर्शन सिस्टम्स कंप्लीट होता है। सिस्टम्स हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग दाखिल होंगे एक नए फेज के अंदर, विच इज रिस्क। लेकिन उससे पहले